दूसरे दिन हम देर तक सोए रहे। काफी दिन चढ़े उठे नीचे गली में जाकर चाय की दुकान पर नाश्ता किया। वहाँ हर कोई अपनी अपनी जबान पर उसी मौजू में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने चाय की दुकान वाले से पूछा कि क्या बात हो गई है। ये दुकानदार हमारा वाकिफ बन गया था और बम्बई का रहने वाला था। उर्दू अच्छी तरह से बोल लेता था। कहने लगा, तुम्हें नहीं मालूम बाबू, रात को बंदरगाह पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हमारे 2 जहाजों को बमों से उड़ा दिया है। कहते हैं दोनों जहाजों में हमारी फौज के लिए असलहा भरा हुआ था। उधर बंदरगाह की तरफ तो कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को वहाँ जाने और वहाँ से निकलने की इजाजत नहीं है। शाम के अखबारों में ये खबर जली सुर्खियों के साथ छपकर बाजारों में आ गई। पौंडीचेरी में 2-3 अखबार अंग्रेजी में भी छपते थे। हमने अंग्रेजी का एक अखबार खरीद लिया और कमरे में आकर उसे गौर से पढ़ने लगे। पहले सफे पर जहाजों की तबाही की खबर शह सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। खबर में लिखा था कि भारतीय बहरिया के 2 जहाज जिनमें भारी मिकदार में गोला बारूद और फौजी साजो सामान लदा हुआ था, कश्मीरी कमांडो ने समंदर में गर्क कर दिए हैं। जहाजों में बारी बारी धमाके हुए, जहाजों के टुकड़े उड़ गए और चंद सेकंड में दोनों जहाज समंदर में डूब गए। खबर में ये भी बताया गया था कि भारतीय बहरिया के 15 जवान और दोनों जहाजों के अमले के 11 आदमी इस हादसे में हलाक हो गए हैं। खबर के आखिर में लिखा था कि फौज और शहर की पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी है। बंदरगाह के सारे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और पुलिस कश्मीरी कमांडोज को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मार रही है। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, अब तुम क्या राय देते हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है अगर हम उस वक्त स्टेशन पर चले जाते तो उस शहर से फरार होने में कामयाब हो सकते थे। अब मामला मुश्किल लगता है। मैंने उसे कहा, कोई मुश्किल नहीं। हम चाय की दुकान के कोने में बैठे चाय पीते हुए दबी आवाज में पंजाबी में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे आसपास कोई गाहक नहीं बैठा था। फिर भी मैंने एहतियात से काम लेते हुए औरंगजेब से कहा, चलो कमरे में चलकर बात करते हैं। हम उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। सराय की ड्योढ़ी में सराय के मालिक हाजी साहब बैठे थे। कहने लगे, तुमने कुछ सुना भाई? उन्होंने बड़ी राजदारी से हमें अपने पास बुलाकर कहा, रात इंडिया के 2 जहाज कश्मीरी कमांडो ने तबाह कर दिए हैं। भाई, जब तक भारत मजलूम कश्मीरियों की आजादी का हक दबा कर बैठा है और कश्मीरियों पर जुल्म करता रहेगा, फिर तो यही कुछ होगा। मैंने कहा, हाजी साहब, हमने अभी अभी ये खबर सुनी है, अफसोस हुआ है हमें तो। आखिर हमारे अपने देश का ही नुकसान है। हाजी साहब चुप हो गए। दबी जबान में सिर्फ इतना कहा, लेकिन हमारी हुकूमत को भी तो चाहिए कुछ सोचे। हम हूँ हाँ करते ऊपर अपने कमरे में आ गए। हमारे पास हमारे कमांडो होने का सबूत एक कमांडो चाकू था। मैंने औरंगजेब से कहा, कुछ पता नहीं आगे चलकर हालात क्या सूरत इख्तियार कर लें, इसलिए हमें कुछ बातें अभी से तय कर लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कल से हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। यहाँ मैं रहूंगा या तुम यहाँ रहना और मैं शहर के किसी दूसरे सराय में चला जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि अब हमें मौका मिलते ही अलग अलग इस शहर से फरार होना होगा। तुम एक तरबियत याफ्ता कमांडो हो, तुम खुफिया पुलिस वालों को पहचान लेने की सलाहियत रखते हो। तुम अकेले मौका महल देखकर रेलवे स्टेशन पर जाओ और वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर पहुँच जाओ। मैं अपने तौर पर इस शहर से किसी न किसी तरह निकलूंगा और वापस नागपुर मेजर शरद दीवान के यहाँ पहुँचने की कोशिश करूंगा। मैं अभी कुछ देर मेजर शरद के पास रहना चाहता हूँ। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच का मेजर है। हालात नाजुक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर भरपूर हमले का नापाक मंसूबा तैयार कर लिया है। मैं उस फौजी मंसूबे के मजीद खुफिया राज मालूम करना चाहता हूँ। ये राज मुझे मेजर शरद दीवान के साथ रहकर ही हासिल हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें अपने अपने कमांडो चाकू कहीं फेंक देने चाहिए। अगर किसी जगह हमारी तलाशी ली गई या हमारी चेकिंग हुई तो ये चाकू हमारा कमांडो होना साबित कर देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो औरंगजेब कहने लगा, तुम ठीक कहते हो, हम ऐसा ही करेंगे। मैं इसी सराय में रहूंगा, तुम किसी दूसरी सराय में चले जाना। मैं हालात के मामूल पर आते ही श्रीनगर की तरफ निकल जाऊंगा। तुम नागपुर चले जाओ। बाकी कमांडो चाकू हम आज ही कहीं गायब कर देते हैं। जरा शाम हो जाने दो, मैं इन्हें जाकर किसी नाले में फेंक दूंगा। मैंने अपना चाकू निकालकर कमांडो औरंगजेब को दे दिया। उसने अपना चाकू भी निकाला और दोनों को अखबार में अच्छी तरह लपेटकर चारपाई के नीचे रख दिया। दोपहर को हम बाजार में खाना खाने गए तो हमें फौज और पुलिस की 2-3 गाड़ियां चौक में खड़ी नजर आईं। कुछ फौजी भी वहां खड़े थे। हम खामोशी से इस छोटे से होटल में दाखिल हो गए जहां से हम अक्सर खाना खाया करते थे। ये मद्रासी होटल था। हमने खाना खाया और वहां बैठे रहने की बजाय वापस अपने कमरे में आ गए। आती दफा हमने चौक की तरफ निगाह उठाकर देखा, फौजी और पुलिस की गाड़ियां अभी तक वहीं खड़ी थीं। औरंगजेब कहने लगा, कहीं फौज और पुलिस इस इलाके की नाकाबंदी तो नहीं कर रही? मैंने कहा, इस इलाके में कोई ऐसी खास बात नहीं है। यहाँ कोई होटल वगैरह भी नहीं, सिर्फ यही एक सराय है। पुलिस और फौज वैसे ही अपनी सरगर्मियां दिखा रही है। हम कमरे में आकर चारपाइयों पर लेट गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सूरज गुरूब होने लगा तो औरंगजेब बोला, मेरा ख्याल है हम चाकुओं को यहाँ से कहीं बाहर ले जाने की बजाय क्यों न पीछे जो कूड़ा करकट वाली गली है वहाँ फेंक दें। मैंने कहा, चूंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें इस सराय में रहना है, अगर कूड़ा उठाने वाले ने चाकू देख लिए तो तुम पर कोई आफत नाजिल हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इसे यहाँ से किसी दूर गंदे नाले में फेंकाओ। अगर तुम्हें खतरा महसूस होता है तो मैं इन्हें ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। कमांडो औरंगजेब ने पुख्ता अज़्म के साथ कहा, मैं हर खतरे से निपटना जानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें फेंक आता हूँ। ये कहकर औरंगजेब ने चारपाई के नीचे से चाकुओं वाला बंडल उठाकर बगल में दबा लिया। मैंने कहा, कुछ देर ठहर जाओ, शाम का अंधेरा हो जाने दो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम कुंडी लगा लो। मैं अभी गया और अभी आया। वो कमरे से निकल गया। मैंने उठकर कुंडी लगा दी। गली की तरफ जो खिड़की खुलती थी उसमें से झांक कर देखा।
औरंगजेब बगल में अखबार का बंडल दबाए सर झुकाए बाहर निकला और गली में खामोशी से शरीफाना चाल चलता चौक में जाकर एक तरफ मुड़ गया। मैं चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि कल कमांडो औरंगजेब तो इसी सराय में रहेगा, मैं शहर की किसी दूसरी सराय में चला जाऊंगा। सराय के मालिक हाजी साहब से कह दूंगा कि मैं एक जरूरी काम से मद्रास जा रहा हूँ, मेरा साथी यहीं रहेगा, 2-1 दिन में मैं भी वापस आ जाऊंगा। मैं चारपाई पर लेट गया, जैकेट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि खुदा का शुक्र है हमने बड़ी कामयाबी से अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा दिया है और यूं इस असलहे को समंदर की तह में हमेशा के लिए गर्क कर दिया है जो कश्मीर के महाज पर और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला था। अब मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि किसी तरह मुझे ये फौजी राज मालूम हो जाए कि भारत पाकिस्तान पर कब हमला करने वाला है, ताकि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को खबरदार कर दूं कि दुश्मन फलां तारीख को हमला कर रहा है। ये टॉप सीक्रेट फौजी राज था। आमतौर पर इसकी खबर फौजी हाई कमांड के 2-1 टॉप रैंक के अफसरों के सिवा और किसी को नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान को इस राज का इल्म हो, फिर भी मुझे अगर कहीं कोई सुराग मिल सकता था तो मेजर शरद दीवान से ही मिल सकता था, क्योंकि ये भारतीय फौज की डिफेंस ब्रांच की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। उसे जरूर मालूम होगा कि भारत ने किस महीने की कौन सी तारीख को पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम तय किया है। ये तो यकीनी बात थी और मैंने खुद उसे सीक्रेट फाइल में भी देख लिया था और मेजर शरद दीवान और उसके सिख फौजी अफसर की जबान से भी सुन लिया था कि भारत पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने वाला है और ये हमला पाकिस्तान की कई एक सरहदों पर बैक वक्त होगा। जब से ये राज मुझे मालूम हुआ था मेरे अंदर एक बेचैनी सी लगी हुई थी। ये मेरे वतन पाकिस्तान की सलामती का सवाल था। मैं हर कीमत पर और हर हालत में इस टॉप सीक्रेट जारिहाना मंसूबे की तफसीलात और खास तौर पर पाकिस्तान पर हमले की तारीख मालूम करना चाहता था और ये मालूमात मुझे मेजर शरद दीवान के पास रहकर ही मालूम हो सकती थी। यही कुछ सोचते सोचते मेरा सिगरेट खत्म हो गया। मैंने सिगरेट नीचे फर्श पर फेंक दिया। इस दौरान नीचे गली से किसी ने चाय वाले को आवाज देकर चाय के लिए कहा। मेरा दिल चाय पीने को चाहा। कमांडो औरंगजेब अभी तक नहीं आया था। मैंने सोचा इतनी देर क्यों ना सामने वाले होटल यानी चाय की दुकान में बैठकर चाय पी जाए। ये सोचकर मैं उठा, कमरे को बाहर से बंद किया। ताला लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब कमरे में कोई काबिल एतराज शय नहीं थी। मैं सीढ़ियां उतरकर सराय की ड्योढ़ी में से निकलकर जैसे ही गली में आया, एक बंद गाड़ी एकदम से स्टार्ट होकर चीखती हुई तेजी से मेरे आगे आकर रुकी। इससे पहले मैं संभलता और कुछ सोचता, गाड़ी में से 4 फौजी जवान छलांगे लगाकर निकले और उन्होंने मुझे काबू कर लिया। ये सब कुछ 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मेरे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई और गन पॉइंट पर ये लोग मुझे धकेलते हुए गाड़ी के अंदर ले गए। 4 फौजी भी गाड़ी के अंदर आ गए और उसके साथ ही गाड़ी जिसका इंजन चल रहा था चल पड़ी। ये फौजी गाड़ी थी, स्टेशन वैगन की तर्ज की थी। अंदर छत के साथ छोटी सी बत्ती जल रही थी। मैं समझ गया कि मेरी मुखबरी हुई है। मुझे फौरन उस मद्रासी भिखारी का ख्याल आ गया जो रात के वक्त हमें 2 बार मिला था और जिसने मुझसे सिगरेट लिए थे। वो यकीनन पुलिस का मुखबर था। मैंने 2 बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। एक तो ये कि कमांडो औरंगजेब इस वक्त मेरे साथ नहीं था। दूसरा ये कि मेरे पास कमांडो चाकू नहीं था जिसे मैं हमेशा अपनी पतलून के अंदर छुपाए रखता। मेरे जहन ने तेजी से काम शुरू कर दिया था। एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इन लोगों ने मुझे महज शक की बिना पर पकड़ा है। मुखबर ने उन्हें खबर कर दी थी कि 2 आदमी जो किसी दूसरे शहर के रहने वाले हैं सराय में ठहरे हुए हैं और रात को उन्हें 2 बार बंदरगाह के इलाके से आते देखा गया है। मैंने देखा था कि जब मुझे फौजी गाड़ी में धकेला जा रहा था तो 3 फौजी जवान सराय के अंदर घुस गए थे। वो यकीनन मुखबर की इत्तला के मुताबिक कमांडो औरंगजेब को पकड़ने गए होंगे, मगर उन्हें वहाँ औरंगजेब नहीं मिल सकता था और कमरे में मेरे कश्मीरी कमांडो या दहशतगर्द होने का कोई सबूत भी बाकी नहीं था। इस एतबार से मुझ पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते थे। मैंने इन्हीं हकायक की रोशनी में एक कहानी दिमाग में बना ली कि पुछगिछ के वक्त मैं यही कहानी बयान करूंगा। ये तो यकीनी बात थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मुझे अपने वहशियाना तशद्दुद का निशाना जरूर बनाएंगे। मैं दिल में यही दुआ मांग रहा था कि कमांडो औरंगजेब चाकू नाले में फेंके और जल्दी वापस न आए। मैंने अपने साथ बैठे हुए फौजियों से टूटी फूटी उर्दू में पूछा, तुम लोग मुझे किस लिए पकड़ कर लाए हो? ये 4 फौजी थे। इनके पास स्टेन गन्ने भी थीं। ये मामूली कद काठ के मद्रासी फौजी लगते थे। इनमें से एक ने मुझे गर्दन से पकड़कर जोर से झटका दिया और हिंदुस्तानी में मद्रासी लहजे में कहा, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हें क्यों पकड़ा है। अभी तुम्हारा दूसरा साथी भी पकड़ा गया होगा। मैंने कुछ कहना चाहा तो एक फौजी ने जोर से अपनी कोहनी मेरी पसलियों में मारी और कहा, बोलेगा नहीं, और उसने अंग्रेजी में मुझे गाली भी दी। मैं खामोश होकर बैठा रहा। गाड़ी खुदा जाने कहां से गुजरती रही। शाम गहरी हो गई थी। गाड़ी की अगली खिड़की में से फौजी ड्राइवर और उसके साथ बैठा हुआ दूसरा फौजी मुझे नजर आ रहा था। बाहर अंधेरा गहरा होने लगा था। गाड़ी एक गेट के सामने आकर आहिस्ता हो गई। मैंने कनखियों से अगली सीट के शीशे में देखा। गेट के बाहर एक मुसल्लह फौजी पहरा दे रहा था। ये कोई फौजी हेडक्वार्टर वगैरह था। गाड़ी गेट के अंदर जाकर एक तरफ रुक गई। मुझे खींचकर बाहर निकाला गया और 2 फौजी मुझे लेकर सामने वाली बैरक की तरफ चले। एक बैरक के बाहर फौजी गार्ड खड़ा था। उसने सैल्यूट मारकर सलाखों वाला दरवाजा खोल दिया। ये जाहिर है फौजी हवालात यानी क्वार्टर गार्ड थी। मुझे इसमें बंद करके दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। जो फौजी मुझे लाए थे वो चले गए। बाहर एक काले रंग का फौजी स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था। मैं हवालात के फर्श पर एक तरफ होकर बैठ गया।
पूछ गिछ के वक्त मुझे जो कहानी बयान करनी थी वो मैंने शुरू से आखिर तक सोच ली थी। कोई 1 घंटे के बाद मुझे वहाँ से निकालकर एक दूसरी बैरक के कमरे में ले जाया गया। वहाँ दीवार के साथ एक तरफ 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं, एक स्ट्रेचर भी था। मैं समझ गया कि ये अजियतगाह है, टॉर्चर सेल। यहाँ मुझ पर तशद्दुद किया जाएगा और मुझसे वो राज मालूम करने की कोशिश की जाएगी जो मैं कभी जबान पर नहीं लाऊंगा। मुझे इस बात में अपनी शिकस्त महसूस हो रही थी कि मैं इतनी आसानी से पकड़ लिया गया। कमांडो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाता, लेकिन हमारी मुखबरी हो गई थी और जो भिखारी हमें रात के वक्त मिला था वो खुफिया पुलिस का आदमी था। उसने हमारी इत्तला सिविल पुलिस को कर दी थी और सिविल पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस को इत्तला दे दी थी, क्योंकि ये केस फौजी था और यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी शहरी पुलिस को हिदायत कर दी होगी कि कहीं किसी मशकूक शख्स की खबर मिले तो फौरन हमें इत्तला की जाए। स्ट्रेचर के आगे एक लकड़ी का स्टूल पड़ा था, मैं उस पर बैठ गया। 3 फौजी अफसर अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक कैप्टन की वर्दी में था और उसका रंग दूसरे फौजियों के मुकाबले में गोरा था। वो पंजाब या शुमाली भारत के किसी शहर का लगता था। दूसरे फौजी एक तरफ खड़े हो गए। कैप्टन कुर्सी खींचकर मेरे सामने ले आया और मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। उसने बड़ी साफ उर्दू में कहा, तुम पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हो? तुम्हारा रंगो रूप बता रहा है कि तुम पंजाबी हो और लाहौर या गुजरावाला के हो। मैंने उस फौजी कैप्टन की इंटेरोगेशन का जिस तरह से जवाब देना था वो मैंने पहले से सोच रखा था। मैंने बगैर किसी घबराहट के कहा, सर मैं पंजाबी जरूर हूँ और मुसलमान भी हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। मैं मालीर कोटला का रहने वाला हूँ और अपने एक दोस्त के साथ यहाँ रोजगार की तलाश में आया था। फौजी कैप्टन ने आंखें सुकेड़ रखी थी और होंठों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो वो बोला, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद तो मशरकी पंजाब के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तुम मालीर कोटला में कैसे रह गए? इससे साबित हो गया था कि इस फौजी कैप्टन को मालूम नहीं कि सिखों ने मशरकी पंजाब के तमाम शहरों और देहात के मुसलमानों को शहीद कर दिया था या उन्हें पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। मगर सिर्फ मालीर कोटला एक ऐसी रियासत थी जिसके मुसलमानों को कुछ नहीं कहा गया था। मैंने फौजी कैप्टन को बताया कि मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं चचा के यहाँ रह रहा था, खिरात का थोड़ा बहुत काम सीखा था, मगर चचा मुझसे नौकरों से भी बदतर सुलूक करते थे। आखिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया कि जुनूबी भारत चलकर काम तलाश करते हैं। हमने सुना था कि जुनूबी भारत में रोजगार आम मिल जाता है। फौजी कैप्टन मुझे मुसलसल तंजिया मुस्कुराहट के साथ घूर कर देखता रहा, फिर उठते हुए बोला, तुमसे कल बातें होंगी। उसने उसके बाद कोई बात न की और दूसरे फौजियों के साथ बाहर निकल गया। सलाखों वाला दरवाजा बंद करके बाहर से उसे ताला लगा दिया गया। कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद खाने को थोड़े से चावल और दाल दी गई। ये दोनों चीजें केले के पत्ते पर डालकर सलाखों में से मुझे अंदर पकड़ा दी गई। मैं सोचने लगा कि या तो इस शुमाली भारत के फौजी कैप्टन ने मेरी बात का यकीन कर लिया है या फिर ये इंतहाई अय्यार शख्स है और मुझे कश्मीरी कमांडो साबित करने के लिए इसके पास कोई हतमी सबूत है। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन मुझे चाय का एक गिलास और एक बन दिया गया। दोपहर को फिर थोड़े से चावल और दाल केले के पत्ते पर डालकर सलाखों के नीचे से मुझे पकड़ा दी गई। बाहर हर 4 घंटे के बाद गार्ड की ड्यूटी बदल जाती थी और पहले फौजी की जगह दूसरा फौजी आ जाता था। दोपहर भी गुजर गई, मुझसे पूछगिछ करने कोई ना आया। शाम हो गई। सलाखों वाले दरवाजे के बाहर से इस फौजी गैरिजन या छावनी जो कुछ भी वो जगह थी, मुझे अहाते के सामने वाली फौजी बैरकें नजर आ रही थी। फौजी गाड़ियां और फौजी आते जाते रहते थे। शाम के वक्त बैरकों की बत्तियां रोशन हो गई थी। मैं सोचने लगा कि मुझसे अभी तक इंटेरोगेशन क्यों नहीं की गई। जब रात हो गई तो वहीं इंडियन फौजी कैप्टन 2 फौजियों के साथ अंदर आ गया। कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसने जेब से सिगार निकाल कर सुलगाया। एक सिगार मुझे भी पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ कहा, मैं सिगार नहीं पीता। उसने सिगार केस जेब में रख लिया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर बड़े इत्मीनान से बैठ गया और मेरी तरफ मुसलसल घूरते हुए बोला, तो तुम यहाँ रोजगार की तलाश में अपने दोस्त के साथ आए थे? जी हाँ सर, मैंने बड़े भोले भाले अंदाज में जवाब दिया। उसने दूसरा सवाल पूछा, तुम पौंडीचेरी में कहाँ फिरते रहे हो? मैंने कहा, दिन के वक्त शहर में घूम फिर कर काम की तलाश करते थे हम दोनों, मगर खैरात की दुकान यहाँ कहीं नजर न आई। अब यही सोचा था कि किसी दूसरे शहर जाकर काम तलाश करते हैं। तुम बंदरगाह की तरफ तो कभी नहीं गए होगे? फौजी कैप्टन ने बड़े मानी खेज अंदाज में पूछा। मैंने फौरन कहा, सर हमने तो बंदरगाह देखी ही नहीं थी, उधर जाने की हमें क्या जरूरत थी। फौजी कैप्टन ने एक फौजी को इशारा किया, वो बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे वापस आया तो एक बार मेरा दिल धक से रह गया। उसके साथ वही बूढ़ा अंग्रेज सयाह और उसकी बेटी एलिजबेथ थी जो मुझे पौंडीचेरी की डाइविंग क्लब में मिले थे। दोनों बाप बेटी अंदर आ गए और कुर्सियों पर बैठ गए। फौजी कैप्टन ने मुझसे पूछा, इन लोगों को पहचानते हो? मैंने साफ इनकार कर दिया। सिवाय इनकार के मैं कुछ और कर भी नहीं सकता था। फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज से हिंदुस्तानी में पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? बूढ़े अंग्रेज ने अंग्रेजों वाली उर्दू बोलते हुए कहा, मैं इसे पहचानता हूँ। यही वो नौजवान है जो डाइविंग क्लब के रेस्तरां में मुझे और मेरी बेटी को मिला था और इसने हमारे साथ समंदर में गोताखोरी भी की थी। ये बड़ा माहिर गोताखोर है और इसने हमसे ऑक्सीजन मास्क की ड्यूरेशन के बारे में भी पूछा था। ये कि क्या कोई ऐसा ऑक्सीजन मास्क है जिसको पहनकर आदमी समंदर के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर रह सकते हैं? फौजी कैप्टन ने बूढ़े अंग्रेज से पूछा, फिर तुम लोगों ने इसे क्या बताया था? बूढ़े अंग्रेज की बेटी एलिजबेथ ने जवाब दिया कि मैंने खुद इसे क्लब की अलमारी में रखे हुए वो ऑक्सीजन मास्क दिखाए जिनके समंदर के नीचे ड्यूरेशन आधा घंटा होती है। फौजी कैप्टन ने एलिजबेथ से पूछा, फिर उसने क्या कहा था? एलिजबेथ भी हिंदुस्तानी में बोल रही थी। उसने कहा,
پھر اس نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی فالتو آکسیجن سلنڈر بھی ہوتا ہے جو اس ماسک کے ساتھ لگا کر آدمی سمندر کے نیچے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزار سکتا ہے۔ فوجی کیپٹن نے الزبتھ سے پوچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ الزبتھ کہنے لگی میں نے اسے فالتو آکسیجن سلنڈر بھی دکھائے تھے اور کہا تھا کہ اگر غوطہ خور یہ سلنڈر بھی ساتھ رکھ لے تو سمندر کے نیچے کافی دیر تک غوطہ خوری کر سکتا ہے۔ فوجی کیپٹن نے بوڑھے انگریز سے سوال کیا۔ اس کے بعد ڈائیونگ کلب سے جو آکسیجن ماسک اور آکسیجن سلنڈر رات کو چوری ہو گئے تھے وہ کون کون سے تھے؟ بوڑھے انگریز نے کہا کلب کے مالک کے بیان کے مطابق وہ آدھے گھنٹے ڈیوریشن والے آکسیجن ماسک، 2 گیس کے فالتو سلنڈر تھے۔ فوجی کیپٹن نے ایک بار پھر الزبتھ اور بوڑھے انگریز سے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہی وہ نوجوان ہیں؟ دونوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو غوطہ خوری کے لیے انہیں ملا تھا اور جس نے کلب کے آکسیجن ماسک کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے تھے، اور یہ کہ وہ مجھے اپنی گاڑی میں چھوڑنے اس کی سرائے والے چوک تک بھی لے گئے تھے۔ فوجی کیپٹن نے دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بوڑھا انگریز سیاح اور اس کی بیٹی اٹھ کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد فوجی کیپٹن سگار کی راکھ چھاڑتے ہوئے میری طرف جھک کر کہنے لگا میرا خیال ہے اب تمہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ تم پاکستانی کمانڈو ہو اور تم نے ہی اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر ہمارے بحری جہازوں کے نیچے ٹائم بم لگا کر انہیں تباہ کیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ اس انگریز اور اس کی بیٹی نے میرے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ میرا کسی پاکستانی کمانڈو سے کوئی تعلق نہیں، میں کبھی کسی کلب میں نہیں گیا، میں تو معمولی مڈل جماعت پاس ہوں، روزگار کی تلاش میں جہاں در بدر پھرتا رہا ہوں، آپ لوگ مجھے جان بوجھ کر پھنسا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فوجی کیپٹن نے میرے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ میرا چہرہ دوسری طرف ہو گیا اور ساتھ ہی مجھے اپنے ہونٹوں پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ یقین کریں میری آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے۔ کیپٹن اٹھ کھڑا ہوا، اس نے زور سے ٹھڈا میرے پیٹ میں مارا، میں سٹول پر سے گر پڑا۔ وہ مجھے مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے ایک فوجی سے انگریزی میں کہا اس کو ٹارچر سیل میں لے چلو۔ میرا جسم اگرچہ کافی مضبوط تھا مگر اس فوجی کیپٹن کی بے تحاشا مار پیٹ سے میرا جوڑ درد کر رہا تھا۔ 2 فوجی مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ ٹارچر سیل قریب ہی ایک تنگ سے نیم روشن کمرے میں بنایا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں دھکیل دیا اور دروازہ بند کر کے باہر تالا لگا دیا۔ یہ دروازہ لوہے کا تھا اور سلاخدار تھا۔ میں فرش پر اپنے جسم کی چوٹوں کو سہلانے لگا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ ملٹری انٹیلیجنس پولیس نے ہمارے بارے میں سارے قوائف بالکل صحیح اکٹھے کر لیے تھے۔ جس رات بحری جہازوں کو غرق کیا گیا تھا اس سے ایک رات پہلے ڈائیونگ کلب میں سے 2 آکسیجن ماسک اور فالتو گیس سلنڈروں کا چوری ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ چیزیں انہی کمانڈوز نے چرائی ہیں جنہوں نے بعد میں جہاز کے پیندوں میں سمندر کے اندر غوطہ خوری کر کے ٹائم بم لگائے تھے۔ بحریہ کی انٹیلیجنس کو ڈوبے ہوئے جہازوں کے معائنے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ جہازوں کے پیندوں میں بم لگا کر تباہ کیا گیا ہے اور کمانڈوز فولادی تار کاٹ کر جہاز کے پاس آئے تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی موقف اختیار کر سکتا تھا کہ بوڑھے انگریز اور اس کی بیٹی کو جان بوجھ کر گواہ بنایا گیا ہے اور ان سے غلط بیان میرے نام منسوب کیا گیا ہے، مگر یہ بڑا کمزور موقف تھا۔ اس کو رد کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بس میں انکار ہی کر سکتا تھا کہ میں پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں۔ جیسا کہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ بحریہ اور ملٹری کی انٹیلیجنس کو میرے بارے میں پورے ثبوت مل گئے تھے۔ ٹارچر سیل میں مجھ پر وحشیانہ تشدد شروع ہو گیا۔ جیسی جیسی اذیتیں مجھے دی جا سکتی تھی دی گئیں۔ یہ ٹارچر مجھے اس بھارتی فوجی کیپٹن کی نگرانی میں دی جا رہی تھی۔ جب درد حد سے گزر جاتا تو کیپٹن میرے قریب ہو کر مجھ سے کہتا اگر اب بھی تم بتا دو کہ تمہارا دوسرا کمانڈو ساتھی کہاں ہے اور پونڈیچری میں تمہارے اور تمہارے ساتھی کہاں کہاں روپوش ہیں تو تمہیں مزید کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم تمہیں ہسپتال میں بھجوا دیں گے اور پھر آزاد کر دیں گے۔ میں ہر بار یہی کہتا کہ میں پاکستانی کمانڈو نہیں ہوں، میرا کوئی کمانڈو ساتھی نہیں۔ وہ ساری رات مجھ پر شدید وحشیانہ تشدد کرتے۔ کبھی میری کمانڈو ٹریننگ مجھے تشدد کی اذیت سے کچھ دیر کے لیے نجات دلاتی اور کبھی تشدد کی تکلیف میری ٹریننگ کی حدود سے آگے گزر جاتی اور مجھ پر واقعی نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ مجھ پر جس قسم کا تشدد کیا گیا اور جیسی اذیت دی گئی میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بس یوں سمجھ لیں کہ ایک مردہ بے جان جسم انیٹمی کے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا تھا اور وہ اس کی چیر پھاڑ کر رہے تھے۔ اگر کچھ خیال رکھا جا رہا تھا تو صرف اس بات کا کہ میں مر نہ جاؤں اور میری سانس کی آمد و رفت بحال رہے۔ یہ رعایت بھی مجھے اس لیے دی گئی تھی کہ مجھ سے اپنی مطلب کی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے جس میں وہ ابھی تک ناکام رہے تھے۔ دوسرے روز مجھ پر کوئی تشدد نہ کیا گیا، مجھے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں ڈال دیا گیا جہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے تھوڑی سی طبی امداد دی، میرے زخموں پر دوائی لگائی، مجھے 2 انجیکشن بھی دیے، جس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ نیند کیا آنی تھی، بس میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک اسٹریچر پر لیٹا ہوا ہوں۔ چھوٹا سا تنگ کمرہ ہے، دروازہ سلاخوں والا ہے، اس کے باہر بھی ایک بڑا کمرہ ہے جس میں میز کرسیاں لگی ہیں، اس کی کھڑکیوں میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ بڑی میز پر وہی فوجی کیپٹن بیٹھا ہوا کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا۔ میرے والے چھوٹے کمرے کے ساتھ ہی کیپٹن کا بڑا کمرہ بنایا گیا تھا، یا کیپٹن کے بڑے آفس کے ساتھ یہ چھوٹی سی حوالات بنا دی گئی تھی۔ میں پوری طرح سے اب ہوش میں تھا۔ انجیکشن اور طبی امداد کی وجہ سے میرا جسم کا درد کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔
میں نے اسٹریچر پر لیٹے لیٹے اپنے کان کیپٹن کی باتوں کی طرف لگا دیے۔ وہ انگریزی میں کسی سے کہہ رہا تھا، تم لوگ بالکل نکمے ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ملٹری انٹیلیجنس میں رکھا جائے۔ جب پولیس اور فوج نے سارے شہر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے تو اس پاکستانی کمانڈو کا دوسرا ساتھی کیوں نہیں پکڑ سکے؟ وہ اتنی جلدی شہر سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ ہاں میں کچھ نہیں جانتا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی ڈیفنس برانچ کا سینئر آفیسر میجر شرد دیوان 2-1 روز میں خود یہاں معاملے کی تفتیش کے لیے پہنچ رہا ہے۔ میں اس کا کیا جواب دوں گا کہ دوسرا کمانڈو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ تو میرا کورٹ مارشل کرا دے گا۔ میجر شرد دیوان کا نام سنتے ہی میرا سارا بدن ایک بار تو خوف کے مارے بالکل سن سا ہو گیا۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو میں اس کے سامنے پیش کر دیا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس ایک دھماکہ ہی ہوگا اور میرے سارے راز تش تش بام ہو جائیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کے خلاف بھارتی فوجی ہائی کمانڈ کے ناپاک منصوبوں کا ایک بھی راز مجھے معلوم نہ ہو سکے گا، اور اس کے بعد میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ ہوگا، اور یہ لوگ میرا کورٹ مارشل کرنے کے بعد فوراً مجھے شوٹ کر دیں گے۔ میرے ذہن میں خیالات کا ایک ہیجان صبر پا ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میجر شرد دیوان کے پونڈیچری پہنچنے سے پہلے کسی طرح میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بظاہر یہ بات ناممکن لگتی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے کان بھارتی کیپٹن کی ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو پر لگا دیے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تم لوگوں کو صرف کل کے دن کی مہلت دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ناگپور سے میجر شرد دیوان پرسوں شام کو ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے۔ اگر کل تک تم لوگوں نے دوسرے مفرور کمانڈو کو نہ پکڑا تو میں تم دونوں کو کوارٹر گارڈ میں بند کر دوں گا۔ اور اس نے ٹیلی فون بند کر دیا اور بڑبڑاتے ہوئے انگریزی میں گالیاں دینے لگا۔ ایک اور بات کا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس کی حراست میں ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ ناگپور سے میجر شرد خود پکڑے گئے کمانڈو سے پوچھ گچھ کرنے آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں وہاں سے فرار کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ ہر وقت مقفل رہتا تھا۔ ایک مسلح فوجی ہر وقت دروازے کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ اگر کسی طرح میں اس فوجی حوالات سے نکل بھی جاؤں تو آگے کیپٹن کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے باہر بھی گارڈ ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ اس کے بعد ملٹری کے گیریزن، چھاونی یا ہیڈ کوارٹر کا علاقہ تھا جہاں سے میرے جیسے خطرناک کمانڈو کا فرار ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن میرا وہاں سے فرار ہونا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ کشمیر کی کاز اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر میرا وہاں سے فرار ضروری تھا۔ میں نے اسٹریچر پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی اور سوچنے لگا کہ یہاں سے کس طرح فرار ہو سکتا ہوں۔